बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम मनीषा था। सुरेश ने बहुत ही शौक से मनीषा को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। सुरेश की बेटी मनीषा बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में वीरेंद्र सिंह प्रताप नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वो गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर्ज वसूलता था। जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं, दिमाग हो तो बलवंत सिंह के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है? आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास सुरेश नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश है और मैं पास के ही गांव रामपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है सुरेश, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद सुरेश अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। सुरेश उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। और सुरेश गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। सुरेश के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज सुरेश अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो सुरेश ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। सुरेश ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहलहा रही थी। सुरेश ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है कि सुरेश आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। जमींदार और उसके नौकर खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे वाह,
इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे सुरेश, तुमने तो फसल तैयार कर ही दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ जमींदार साहब, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ सुरेश के बच्चे, क्या कुछ भी बका जा रहा है? ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल सुरेश, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार सुरेश से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल सुरेश के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर सुरेश मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी जान लगाकर मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी? सुरेश इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ सालों बाद सुरेश की बेटी मनीषा, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? मनीषा बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर मनीषा बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन मनीषा जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप के यहाँ पहुँच जाती है। अरे मनीषा, तुम यहाँ, कहो क्या बात है? जमींदार साहब, मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए खेती करने के लिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। तभी जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप सोचता है, ये तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता सुरेश हर साल गेहूं ही लगाता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा मनीषा सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से मनीषा अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। मनीषा ने इस बार गेहूं की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई।
आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब मनीषा और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप मनीषा के पास आता है। अरे मनीषा, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या मनीषा, इस बार तुमने आलू लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए मनीषा ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। अरे ये सुरेश की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी। आने दो, इसे अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद मनीषा दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे है जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप? अरे मनीषा, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें? जमींदार साहब, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोलकर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लड़की, इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग भी मेरा ही होगा। इस तरह मनीषा जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी मनीषा दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। मनीषा इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार मनीषा के पास आता है। जैसे ही जमींदार मनीषा के खेत के पास पहुंचा, तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस मनीषा ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से मनीषा ने दोबारा जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिल मिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो श्याम, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सब के बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ श्याम, 2 टके कि नौकर बसकर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। श्याम, शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक,
आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वो अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वो अच्छा खाना खा पाता है। और अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर मनीषा ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई। और उस फसल का कुछ हिस्सा मनीषा ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मनीषा और सुरेश दोनों बहुत ही खुश थे। इस तरह मनीषा अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार वीरेंद्र सिंह प्रताप ने वहां के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा। अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और समझदारी हमेशा उससे बड़ा हथियार होती है। जो लोग दूसरों की मेहनत पर अपना हक जमाते हैं, वे अंत में अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। और जो लोग बुद्धि, साहस और ईमानदारी से कदम उठाते हैं, वे न सिर्फ अपना हक पाते हैं, बल्कि समाज को भी सही रास्ता दिखा जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि मेहनत करने वाला छोटा कभी नहीं होता और लालच करने वाला बड़ा कभी नहीं बन सकता। इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए।